कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एरिक लोमार्क्स है। एरिक ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। उसके सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम पैट्रिशिया है। ये दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है और बहुत जल्द इनकी दोस्ती प्यार में भी बदल जाती है। ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब एक दिन जब एरिक अपने कमरे में लेटा होता है तभी उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने एक जापानी सिपाही है। वो जापानी सिपाही एरिक को एक प्रिजनर कैंप में ले जाता है जहां पर पहले से कई सारे ब्रिटिश कैदी होते हैं। इसके बाद एरिक को वो एक कमरे के अंदर ले जा रहे होते हैं और जब एरिक उस कमरे को देखता है तो पूरी तरह से डर जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि एरिक अपने ही कमरे में है। ये सिर्फ उसका एक हेल्यूसिनेशन था, यानी कि उसे सिर्फ दिख रहा था, भ्रम हो रहा था, और असल में अब भी वो अपने रूम में ही था। यहाँ पर एरिक की आवाज सुनकर उसकी पत्नी पैट्रिशिया आ जाती है। वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या हुआ, और एरिक उससे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता। वो उससे कुछ नहीं बताना चाहता। एरिक को दिखाया जाता है जो हमेशा खोया खोया रहता है। ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक उसके साथ चल रहा है। वो चाहकर भी उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाया। पैट्रिशिया कई बार उससे पूछने की कोशिश करती है पर हर बार एरिक उसे बताने से मना कर देता है। पैट्रिशिया अब वेटरन क्लब जाती है जहां पर एरिक अक्सर जाया करता है। वहां पर वो उसकी दोस्त फिनले से मिलती है। वो जानना चाहती है कि एरिक के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे वो आज तक बाहर नहीं निकल पाया। फिनले उसे सब कुछ बताना शुरू कर देता है और यहाँ से कहानी जाती है सन 1942 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। एरिक एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था। उसकी पोस्टिंग सिंगापुर में थी पर बहुत जल्द वहां पर जापानीज आकर उस पूरे इलाके पर अपना कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पर जितने भी ब्रिटिश आर्मी वाले होते हैं वो उन सबको बंदी बनाकर जापानीज प्रिजनर कैंप में भेज देते हैं जहां पर उनसे बहुत सख्त काम करवाया जाता है। दरअसल जापानीज थाई बर्मा रेलवे ट्रैक बिछा रहे होते हैं जो कि थाईलैंड से बर्मा तक जाएगा और इसकी लंबाई होगी 415 किलोमीटर। यहाँ पर काम करने वाले सभी वॉर प्रिजनर्स होते हैं और इन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि यहाँ पर इनसे दिन रात काम करवाया जाता है। यहाँ का काम बहुत ज्यादा हार्ड है। अब एक रात को कुछ ब्रिटिश प्रिजनर्स आपस में बात करते हैं। वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, पर वो ये फैसला करते हैं कि वो एक रेडियो बनाएंगे और रेडियो यहाँ पर सिर्फ एरिक बना सकता है, पर उसके लिए इन्हें सामान की जरूरत होगी। यहाँ साइट पर बहुत सारा इलेक्ट्रिक का काम चलता रहता है और एक एक करके रेडियो बनाने के सभी पार्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं। एरिक रेडियो बना लेता है। दरअसल रेडियो बनाने का मुख्य कारण ये होता है कि जानना चाहते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, ब्रिटिशर्स की वॉर में क्या पोजीशन है, ताकि यहाँ पर जितने भी कैदी उन सबको सही इंफॉर्मेशन, सही उम्मीद दी जा सके। अब जब इनका रेडियो बन जाता है तो इन्हें पता चलता है कि अमेरिका भी वॉर में आ चुका है और वो भी इंग्लैंड का साथ दे रहा है। सबके सब मिलकर जर्मनी जापान के खिलाफ लड़ रहे हैं। पर जल्दी कैंप में जापानीज को पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी ने रेडियो बनाया है। वो पूरे कैंप की तलाशी लेते हैं और उन्हें रेडियो मिल जाता है। जापानीज को 4 लोगों पर शक है, उसमें से एक एरिक भी होता है और दूसरा वो होता है जिसका नाम फिनले है जो एरिक की पत्नी को ये पूरी कहानी सुना रहा है। वहीं जापानीज सिपाही इन चारों में से एक को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि वो उसी जगह पर बेहोश हो जाता है और इससे पहले कि वो अब इन तीनों में से किसी और को मारते, एरिक अपने आप ही आगे आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके 2 साथियों में से किसी को भी मारा जाए। और जापानीज एरिक को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। वो उसे तब तक मारते रहते हैं जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। पर यहाँ पर सब जानते हैं कि ये अभी इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो मिलिट्री का सीक्रेट पुलिस वाला होता है जिसका नाम कैम्पेटाई है, वो एरिक को कहता है कि तुम अपराधी हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर अगर तुम सारा सच मुझे बता दोगे तो हो सकता है कि हम तुम्हारी जान बख्श दें। दरअसल इन्हें ये लगता है कि इन्होंने यहाँ पर रेडियो बाहर संदेश भेजने के लिए बनाया है। कैम्पेटाई एरिक के दोनों हाथ रस्सी से बांधकर रस्सी का दूसरा छोर गाड़ी के साथ बांध देता है। हालांकि एरिक के दोनों हाथों में फ्रैक्चर होता है। इसके बाद भी वो उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करता और उसे खींचते हुए अपने साथ उस कमरे के बाहर ले जाता है जो आज भी एरिक को 30 साल बाद प्रेजेंट टाइम में कई बार दिखता है। इस कमरे के अंदर ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुमने रेलवे का नक्शा क्यों बनाया। दरअसल एरिक ने रेलवे का नक्शा बनाया था जिसको उसने बैम्बू के अंदर छुपा दिया था, पर बाद में जब उस नक्शे को ढूंढने जाता है तो वहां पर नहीं था क्योंकि वो जापानी सिपाही को मिल चुका था। एरिक यहाँ पर कैम्पेटाई को बताता है कि रेलवे मुझे बहुत पसंद है, ये नक्शा मैंने अपने लिए बनाया था, पर कैम्पेटाई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि तुम ये इन्फॉर्मेशन दुश्मन तक पहुंचाना चाहते थे। एरिक उससे पूछता है कि मैं अपने लोगों तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाऊंगा। कैम्पेटाई उससे बोलता है कि इस रेडियो के जरिए। एरिक उसे बताता है कि रेडियो सिर्फ सुनने के लिए, इससे इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी जा सकती, पर कैम्पेटाई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो जानना चाहता है कि वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन किसको भिजवाता था और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आज तक वो भेज चुका है, पर एरिक के पास कोई भी जवाब नहीं होता। कैम्पेटाई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे बाहर बैम्बूस का जो एक पिंजरा होता है जहां पर और भी कई सारे प्रिजनर्स होते हैं, उसके अंदर एरिक को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर एरिक को न खाना दिया जाता है न पानी, साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसके मुंह के अंदर पानी का पाइप लगाकर उसमें प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है ताकि वो मौत को एक्सपीरियंस कर सके। इससे एरिक को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कैम्पेटाई बार बार उससे एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि तुमने रेडियो क्यों बनाया, पर एरिक के पास एक ही जवाब होता है कि मैं अपने घर की, अपने देश की इंफॉर्मेशन सुनना चाहता था, इसीलिए रेडियो बनाया था। पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। उसे बाहर बैम्बूस के पिंजरे के ऊपर लिटाकर इतना मारा जाता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। 2 सिपाही उसे अंदर कोठरी तक ले जाते हैं। कई दिनों तक उसके साथ ऐसे ही होता है।
और एक दिन जब वो उस बैम्बू के पिंजरे के अंदर होता है तभी उसे आसमान से कुछ पैराशूट धरती पर उतरते हुए नजर आते हैं। दरअसल ब्रिटिश सेना यहाँ पर पहुंच चुकी होती है। उन्होंने थाईलैंड के इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया होता है और वो उस वॉर प्रिजनर कैंप तक पहुंच जाते हैं जहां पर ब्रिटिश सैनिकों की बहुत बुरी हालत होती है। यहाँ पर जितने भी जापानी सिपाही होते हैं जिन्हें पकड़ा गया होता है उन सबको लाइन में खड़ा किया जाता है और बताया जाता है कि जो भी तुमने हमारे सैनिकों के साथ व्यवहार किया वो मानवता के खिलाफ था, इसीलिए तुम सबको यहाँ से बैंकॉक भेजा जाएगा। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर फिनले ये पूरी की पूरी दास्तां एरिक की पत्नी पैट्रिशिया को सुना रहा होता है और अब पैट्रिशिया को भी पता है कि उसके पति के साथ क्या बीता था, जिसकी वजह से आज तक वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। वो घर जाने के बाद एरिक से बहुत प्यार से बात करती है, उसे सिंपैथी दिखाती है, लेकिन एरिक का स्टेट ऑफ माइंड आज भी वही होता है। वो उसी गम, उसी सदमे, उसी टॉर्चर से गुजर रहा होता है जो उसके साथ थाईलैंड में हुआ था। अब उसी रात को फिनले एरिक के पास आता है, उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है और इस न्यूज़पेपर में केम्पेटाई की फोटो होती है। वो एरिक को बताता है कि वो जिंदा है। वो थाईलैंड के उसी वॉर प्रिजनर कैंप में एक टूरिस्ट गाइड है जहां पर उसने हम सबको टॉर्चर किया था। तुम्हें वहां जाना होगा, तुम्हें बदला लेना होगा। हालांकि एरिक का अपना एक परिवार है, उसकी पत्नी है, इसीलिए जाना नहीं चाहता। और फिनले उसे कहता है कि याद है जब जापानीज ने हमें बंदी बनाया था तो उन्होंने हमसे कहा था कि अगर तुम सच्चे मर्द होते तो सरेंडर करने की बजाय अपने आप को मार देते, पर हमने उनसे कहा था कि हम जिंदा रहेंगे ताकि तुमसे बदला ले सके, तुमसे लड़ सके, और अब वो वक्त आ गया है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। पर जिस तरह से एरिक वॉर प्रिजनर कैंप की यादों से, सदमों से, ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, फिनले भी ठीक उसी तरह से गुजर रहा होता है। वो इन सब यादों को, उस टॉर्चर को हैंडल नहीं कर पाता, इसीलिए वो अपनी जान दे देता है। फिनले की मृत्यु के बाद एरिक डिसाइड करता है कि वो थाईलैंड जाएगा। वो थाईलैंड आ जाता है और उसी वॉर कैंप में जाता है जहां पर उन्हें कैदी बंदी बनाया गया था। अब ये एक म्यूजियम है। एरिक देखता है कि जिस तरह से वॉर के दौरान रेलवे ट्रैक बनाने के लिए उनसे दिन रात काम करवाया जाता था, उसी तरह के यहाँ पर स्टैचूज होते हैं। और यहाँ पर वो केम्पेटाई को भी देखता है जो कि अब एक टूरिस्ट गाइड है। वो यहाँ पर आने वाले यात्रियों को बुद्धिज्म के बारे में, वॉर के दौरान हुए हादसों के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये मेरे लिए एक तीर्थ स्थल की तरह है और ये 57वीं बार है जब मैं यहाँ पर आया हूँ। अब शाम हो जाती है और म्यूजियम बंद हो जाता है और एरिक उसके सामने जाता है। वो एरिक को शुरू में पहचान नहीं पाता और बहुत जल्द वो एरिक को पहचान जाता है कि ये वही है जो आज से 30 साल पहले इसी प्रिजनर कैंप में था जहां पर केम्पेटाई ने, यानी कि उसने उसे बहुत टॉर्चर किया था। एरिक उसे बैठने के लिए बोलता है। केम्पेटाई बैठ जाता है ठीक उसी तरह से जैसे आज से 30 साल पहले उसने एरिक को अपने सामने बिठाया था। यहाँ पर केम्पेटाई पूरी तरह से बदला हुआ दिखता है। वो पहले से ज्यादा खामोश और शांत है। एरिक उससे पूछता है कि तुम जिंदा क्यों हो, और यहाँ से एक बार फिर से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो वक्त जब इंग्लैंड की सेना यहाँ पर आ चुकी थी और उन्होंने सभी जापानीज को पकड़कर एक लाइन में खड़ा कर दिया था। और तभी केम्पेटाई कहता है कि मैं एक ट्रांसलेटर हूँ, मैं जापानीज और इंग्लिश दोनों जानता हूँ। ब्रिटिश ऑफिसर कहता है क्या तुम केम्पेटाई हो? केम्पेटाई झूठ कह देता है कि मैं केम्पेटाई नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी उसके साथ काम किया है। इसीलिए ब्रिटिश ऑफिसर उसे लाइन से अलग खड़ा कर देता है क्योंकि उन्हें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती जो जापानीज लोगों को उनकी बात समझा सके, और इस तरह से केम्पेटाई की जान बच गई थी। वो एरिक को बताता है इसके बाद हमें रेलवे ट्रैक पर बहुत सारी डेड बॉडीज मिली। वो ये भी कहता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं था, पर जब मैंने इतने सारे लोगों की डेड बॉडीज देखी तो मुझे पछतावा हुआ। इसीलिए मैं वॉर कैंप में एक टूरिस्ट गाइड के तौर पर काम करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी ट्रेजेडीज हुई थी उसे दुनिया भूल सके। दुनिया को उसे याद रखना होगा ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। इस बात से एरिक गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जो तुमने किया वो ट्रेजेडी नहीं थी, वो एक क्राइम था, तुम एक क्रिमिनल हो। इसके बाद एरिक उठता है और म्यूजियम में वो स्टिक जिस स्टिक से इन्हें मारा जाता था वो उसे तोड़ देता है। यहाँ पर एक ब्लॉक भी है जिस ब्लॉक के ऊपर हाथ या पैर रखकर तोड़ दिए जाते थे। वो केम्पेटाई को उसका हाथ वहां पर रखने के लिए कहता है। केम्पेटाई चुपचाप रख देता है और अब एरिक उसका हाथ तोड़ने वाला है, पर इससे पहले कि उसकी स्टिक उसके हाथ पर लगती वो उसे साइड पर मार देता है क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है। यहाँ पर केम्पेटाई उसकी हर बात मान रहा होता है क्योंकि जो उसने वॉर में किया था उसकी वजह से वो एक गहरे गिल्ट में होता है, इसीलिए वो ऐसा ही करता है जैसा उसे एरिक करने के लिए कहता है। अब एरिक अपना चाकू उसके गर्दन पर लगा देता है पर वो उसे एक बार फिर से छोड़ देता है और बाहर लाकर उसी बैम्बू के पिंजरे के अंदर डाल देता है जहां पर आज से 30 साल पहले उसे डाला गया था। और अब वो उस कमरे में जाता है जो बार बार उसे आज भी दिखता है जहां पर उसे सबसे ज्यादा टॉर्चर किया गया था, और वहां पर आज भी वो पाइप होता है जिस पाइप से उसके मुंह के अंदर पानी डाला जाता था और उससे वो सब कुछ याद आ जाता है जो उसके साथ वॉर के टाइम हुआ था। वो बाहर आकर एक बार फिर से केम्पेटाई के पिंजरे के पास बैठ जाता है। केम्पेटाई उससे बताता है कि तुम ही वो इंसान थे जिसने मुझे सब कुछ सच बताया। वॉर के दौरान हम लोगों से सरकारों ने झूठ कहा, हमें बताया गया था कि अगर हम वॉर जीत जाएंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, पर तुम ही वो इंसान थे जिसने मुझे बताया था कि अमेरिका जापान के शहरों को तबाह कर रहा है, वहां के लोग भूख से मर रहे हैं। दरअसल किसी भी युद्ध के दौरान हर देश की सरकार अपने जवानों का, अपने देश के लोगों का इसी तरह से ब्रेन वॉश करती है, उन्हें एहसास दिलाती है कि वॉर, युद्ध ही सब कुछ है, पर सच्चाई उससे बिल्कुल अलग होती है। एरिक को अब समझ में आ जाता है कि जिस तरह के दर्द से वो गुजर रहा है केम्पेटाई भी ठीक उसी तरह के दर्द से गुजर रहा है। उसके दिल में पश्चाताप है, इसीलिए वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। वो उस रेलवे ब्रिज के ऊपर खड़ा हो जाता है जहां पर आज से कई साल पहले उसने और उसके साथियों ने काम किया था। उसके पास जो चाकू होता है वो नदी में फेंक देता है और वापस ब्रिटेन आ जाता है जहां पर उसे केम्पेटाई का लेटर मिलता है जिसमें केम्पेटाई
कैम्पेटाई ने लिखा होता है कि उसके दिल में आज भी गिल्ट है, जो भी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ या उसने किया उसे उसका पछतावा आज तक है, इसीलिए वो उससे माफी मांगता है। ये लेटर मिलने के बाद एरिक एक बार फिर से थाईलैंड जाता है। वो कैम्पेटाई से मिलता है, वो कैम्पेटाई को उसकी गलती के लिए माफ कर देता है और साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, जिसने वॉर खत्म होने के बाद टूरिस्ट गाइड के तौर पर दुनिया को समझाने की कोशिश की कि वॉर सिर्फ तबाही लेकर आती है। कैम्पेटाई ये सब सुनने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाता। एरिक उसे अपने गले से लगा लेता है और ये दोनों कैम्पेटाई की मृत्यु तक यानी कि सन 2011 तक एक अच्छे दोस्त बनकर रहे। तो ये थी पूरी कहानी द रेलवे मैन की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में प्यार और दोस्ती ही सब कुछ होती है। वॉर, लड़ाई झगड़ा जिंदगी में सिर्फ दुख और नफरत लेकर आती है, चाहे इसमें कोई भी जीते या कोई भी हारे, लेकिन नुकसान दोनों तरफ बराबर का होता है।